तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन से, जहां पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं लास्ट क्लास में जो मैंने प्रश्न दिया था कि एल नीनो के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव को समझाइए। तो देख लेते हैं हम लोग एल नीनो के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। एल नीनो के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव क्या है। एल नीनो के नकारात्मक प्रभाव। एल नीनो के नकारात्मक प्रभाव। देखिए एल नीनो जो है ये, वैसे तो हम इतना जानते हैं कि एल नीनो जो है ये भारतीय मानसून को प्रभावित करता है, लेकिन भारतीय मानसून के साथ साथ इसके और कई प्रभाव है। जैसे ये एल नीनो जो है ये आपका पेरुवियन तट पर आता है। पेरुवियन तट जो है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप का एक तट है, ये वाला एरिया यहाँ पर। तो इस समुद्र का टेम्परेचर बढ़ जाता है एल नीनो की वजह से, टेम्परेचर राइज हो जाता है। पेरुवियन तट का तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ पर ज्यादा मात्रा में जो प्लावक जीव होते हैं, प्लावक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन जो है वो धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाते हैं। फ्लाइटोप्लैंक्टन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में पहले तो डेवलप होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गर्म जलधारा ठंडी जलधारा से टकराती है और गर्म जलधारा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये बात ध्यान रखिए कि दुनिया के किसी भी समुद्री स्थान पर जहां पर ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से टकराती है, दुनिया की ऐसी कोई भी समुद्री जगह जहां पर ठंडी जलधारा गर्म जलधारा से टकराती है, वहां पर मत्स्य ग्रहण क्षेत्र बन जाते हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में मछलियां पाई जाती है। कारण क्या है उसका? क्योंकि जहां पर ठंडी जल राशि गर्म जल राशि से टकराएगी, वहां पर प्लावकों की उत्पत्ति बहुत ज्यादा हो जाती है। फेवरेबल कंडीशन यहाँ पर क्रिएट हो जाती है फाइटोप्लैंक्टन्स के बढ़ने की। और ये प्लावकों को सबसे ज्यादा खाना पसंद करती है मछलियां। लेकिन एलनीनो की कंडीशन में जब ठंडे जल से टकरा करके उस जल को गर्म कर देती, तो फाइटोप्लैंक्टन्स प्लावकों की मात्रा में कमी आना शुरू हो जाती है। और जो मछलियां इन प्लावक जीवों को खाती है, प्लावकों को खाती है, उनको खाना कम मिल जाता है। और ये मछली भी यहाँ पर विशेष प्रकार की पाई जाती है, उसका नाम है एंकावी मछली। जो कि पर्यावरण की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत कम मात्रा में पाई जाती है, हर जगह नहीं मिलती है। इंकावी मछलियां जो प्लावकों पर निर्भर होती हैं, एलनिनो की वजह से प्लावकों की मात्रा में कमी आना शुरू हो जाती है। और इसकी कमी आने की वजह से मछलियां मरना शुरू हो जाती है, मर जाती हैं। मछलियों की मात्रा में भी कमी आ जाती है। अब जब मछलियों की मात्रा में कमी आ जाती है, तो इन मछलियों को खाने वाले जीव, पक्षी होता है, जो पक्षी इन पर निर्भर रहते हैं, उसमें से एक पक्षी का नाम है गुआना पक्षी, गुआना बर्ड। गुआना नाम का पक्षी जो भारी मात्रा में इस क्षेत्र में इन मछलियों पर निर्भर होता है। कौन सी मछलियों पर? एंकावी मछलियों पर निर्भर होता है। इसकी भी मृत्यु होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसको प्रॉपर मात्रा में खाना नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि एलनीनो के आने की वजह से। ठीक है। ये एलनीनो की वजह से इस क्षेत्र का तापमान 3 से 5 डिग्री बढ़ जाता है। और तापमान बढ़ने की वजह से इसको बोलते हैं ओशियन फीवर, समुद्री बुखार का नाम भी दिया गया है। पेरुवियन तट पे होने वाले इस परिवर्तन को, यानी एलनीनो को, समुद्री बुखार का नाम भी दिया गया है। दिसंबर में आने की वजह से एलनीनो को बेबी क्राइस्ट का नाम भी दिया गया है। तो ये दो तीन चीजें बहुत ध्यान रखना है। तो आपको ये मोटे तौर पर ये तो समझ में आ रहा होगा कि एलनीनो की आने की वजह से टेम्परेचर राइज तो होता ही है। उसकी वजह से जो जो बदलाव होते हैं, प्लावक वहां पर खत्म होना शुरू हो जाते हैं। मछलियां, जो एंकावी नाम की मछली है, वो मरना शुरू हो जाती है।
गुआना नाम का पक्षी जो इंकावी मछली पर निर्भर होता है वो भी मरना शुरू हो जाता है। तो अगर आप देखोगे इस पे तो ये फूड चेन है एक तरह से, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अल्नीनो के नकारात्मक प्रभाव में पहला कारण जो लिख सकते हैं हम लोग कि पेरू तट की खाद्य श्रृंखला में परिवर्तन या खाद्य श्रृंखला प्रभावित, खाद्य श्रृंखला प्रभावित, कहाँ की? पेरू तट की, पेरू तट की, पेरुवियन कोस्ट की फूड चेन यहाँ से डिस्टर्ब हो जाती है, प्रभावित हो जाती है, उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है मैंने आपको समझा दिया। इंकावी मछलियां मर रही हैं बिकॉज ऑफ फ्लाई फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को हिंदी में प्लावक बोलते हैं। प्लावकों की मात्रा में कमी आने के कारण मछलियां मरना शुरू हो जाती हैं, और यही मछलियां जो है धीरे धीरे जिस पर इन पर जो डिपेंड होते हैं पक्षी, गुआना पक्षी, वो गुआना पक्षी भी यहाँ पर समाप्त होना शुरू हो जाते हैं। पूरी फूड चेन डिस्टर्ब हो जाती है। तो पहला कारण फूड चेन प्रभावित होती है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है। मेरे ख्याल से पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। तो पहला नकारात्मक प्रभाव तो ये हो गया। दूसरा नकारात्मक प्रभाव जो है भारतीय मानसून का औसत से कम होना। भारतीय मानसून का जो परफॉर्मेंस होता है, भारतीय मानसून जो भारत में आकर के प्रभावित करता है, उस भारतीय मानसून का लो परफॉर्मेंस हो जाता है, औसत से कम बारिश होना शुरू हो जाती है। तो एलनीनो की वजह से, चूंकि एलनीनो जो हवाएं हैं, ये गर्म जल धाराएं, ये ऑस्ट्रेलिया से होते हुए भारत तक पहुंचती हैं, और भारत में आने वाले साउथ वेस्ट मानसून, भारत में जो मानसून वर्षा करवाता है वो है दक्षिण पश्चिम मानसून, और दक्षिण पश्चिम मानसून को न्यूट्रल कर देती है ये, दक्षिण पश्चिम मानसून के प्रभाव को कम करती है। और उसके प्रभाव को कम होने की वजह से 7 से 15% तक, वैसे तो ज्यादातर 7% तक ही बताया गया, 7 to 15% तक भारतीय मानसून कम परफॉर्मेंस देता है। भारतीय मानसून का जो परफॉर्मेंस रहता है वो कम हो जाता है, यानी उसके मानसून में औसत बारिश से कम होना शुरू हो जाए, ऐसा बोला जा सकता है कि भारतीय मानसून का प्रभाव कम हो जाता है। और जाहिर सी बात है, अगर भारतीय मानसून का प्रभाव कम होगा तो भारत में उस वर्ष सूखे की समस्या से प्रभावित होना शुरू हो जाएगा। तो एल्नीनो का संबंध भारत में सूखे से तो है, और भारत ही नहीं, इसके अलावा इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया, यहाँ तो सूखा ही पड़ता है। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है। तो भारत में मानसून कम परफॉर्मेंस देता है, खाद्य श्रृंखला प्रभावित होती है पेरू तट की। और खाद्य श्रृंखला जो प्रभावित हो रही थी, उसमें मैंने बताया था कि वहां पर प्लावक जीव उत्पन्न होते हैं पेरू तट पर, वो खत्म होना शुरू हो जाते हैं। उन पर जो जीव निर्भर थे, मछलियां इंकावी नाम की, वो भी खत्म होना शुरू हो जाती हैं। और साथ ही गुआना पक्षी जो डिपेंड होता है इंकावी मछली पर, वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब है कि संपूर्ण फूड चेन, द होल फूड चेन disturbed by these El Nino effect, इस एल नीनो प्रभाव के कारण संपूर्ण खाद्य श्रृंखला प्रभावित हो जाती है, ऐसा कहा जा सकता है। बेड परफॉर्मेंस ऑफ इंडियन मॉनसून, ये लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ जाता है। ड्रॉट ऑकर्स इन इंडोनेशिया एंड ऑस्ट्रेलिया बिकॉज ऑफ एल नीनो। तो ये तीन बड़े बड़े प्रभाव को लिख करके आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। अब ये वाले पॉइंट पे जरा मैं थोड़ा सा इस पर वर्क कर लूं। होता क्या है, ये हमारा भारत है, ये इंडिया है, और ये 0 डिग्री यानी विषुवत रेखा है।
इक्वेटर विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा पर जब ये हवाएं आती हैं, मानसून साउथ वेस्ट मानसून जब इंडिया में इंटर करता है, तो मैंने बोला कि एल नीनो क्या करता है, इसके प्रभाव को कम कर देता है। जो एल नीनो की गर्म धाराएं आती, गर्म हवाएं आती हैं, उसकी वजह से ये यहाँ पर प्रभावित हो जाता है। लेकिन इसी समय हमारे साथ बेनिफिट ये हो जाता है कि इंडिया में यहाँ पर तिब्बत तिब्बत और हिमालय दोनों यहाँ पर पर्वत हैं, और तिब्बत और हिमालय उस समय काफी गर्म हो रहे होते हैं। तिब्बत और हिमालय ऊपरी हाइट पर होने, ये गर्म यहाँ की हिट हो जाती है। तो ये हिट जो है, ये हिट की वजह से, ये हिट उस एलनीनो के प्रभाव को कम करेगी। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि तिब्बत और हिमालय पर आने वाली हीट की वजह से यहाँ पर प्रभावित हो जाती है, एल्निनो के प्रभाव को कम कर दिया जाता है। ये हर बार नहीं होता है, कभी कभी होता है। ऐसे में कभी कभार एल्निनो आने के बाद भी इंडियन मानसून पर इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन पड़ता तो है। कितना भी पड़ सकता है, ये डिपेंड करता है कि हीट कितनी वहां से क्रिएट हो रही है ना। तो ये पूर्वी वेस्टर्लीज जो होती है, ये काफी ज्यादा इम्पेक्ट करती है इसको। तो मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी। तो ये 3 पॉइंट जल्दी से नोट कर लीजिए कि क्या प्रभाव होता है एल नीनो का नकारात्मक। ये 3 प्रभाव भी लिख दोगे तो काफी रहेगा आपके लिए। अब सकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं। नकारात्मक प्रभाव के साथ साथ यहाँ पर कुछ सकारात्मक प्रभाव भी। अच्छा, नकारात्मक में एक और चीज लिख सकते हैं। ये जो आपका अटाकामा डेजर्ट है, अटाकामा डेजर्ट में बाढ़ आ जाती है। अटाकामा मरुस्थल में बाढ़ आ जाती है। अब इसको आप नेगेटिव समझो, है बाढ़ शब्द ही नेगेटिव है। लेकिन अटाकामा मरुस्थल में वैसे ही पानी नहीं गिरता, मरुस्थल है, पानी नहीं था, पानी आना तो वहां के लिए पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया। ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि भाई वहां पर बाढ़ आ गई, नुकसान हो गया, तो वो नेगेटिव होगा। तो इसको नेगेटिव एस्पेक्ट में भी लिखा जा सकता है। पॉजिटिव में लिखा जा सकता है कि अटाकामा मरुस्थल में बारिश होती है, तो ये पॉजिटिव हो सकता है। बाढ़ आना नेगेटिव है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट लिख सकते हैं। इसके आगे बढ़ते हैं, सकारात्मक प्रभाव की बात कर लेते हैं। एल नीनो के सकारात्मक प्रभाव। एल नीनो के सकारात्मक प्रभाव। एल नीनो के सकारात्मक प्रभाव। शीला जी बोल रहे हैं कि आपको मेरा आंसर मिला। मेरा मुझ को आपका आंसर नहीं मिला, और आप एक बार फिर इस आपको बोलिएगा कि मुझ तक आंसर पहुंचा दिया जाए। जो भी मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उसके आंसर मुझ तक पहुंच जाएंगे, तो मैं बिल्कुल इसका अच्छे से एनालिसिस कर दूंगा कि कैसे इसका आपने क्या गलतियां की है। अगर नहीं आ पा रहा है तो मैं एक बार आपसे फिर बात कर लूंगा कि क्या समस्या आ रही, ग्रुप बना दिया जाए ताकि आपके आंसर सीधे पहुंच जाए। ठीक है। सकारात्मक प्रभाव की बात की जाए तो पेरू तट पर भारी बारिश, पेरू तट पर भारी बारिश होती है इसकी वजह से। पेरू तट पर जहां बारिश हो नहीं रही होती, अटाकामा मरुस्थल जो बारिश विहीन रहता है हर साल, वो ये एल्निनो के आने की वजह से वहां पर बारिश होना शुरू हो जाती है। मैंने आपको बताया था कि एल्निनो का एक और नाम रखा गया था, इसको ओशियन फीवर भी बोलते हैं। इसको समुद्री बुखार या महासागरी बुखार भी कहते हैं। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इसका सकारात्मक प्रभाव है, एल्निनो का दूसरा सकारात्मक प्रभाव इस तरफ से है कि क्या होता है कि चीन चीन का जो एरिया है, चीन का दक्षिणी भाग जो है, दक्षिणी भाग या दक्षिणी पूर्वी भाग बोल सकते हैं, दक्षिणी पूर्वी भाग में वर्षा होती है नॉर्मल से ज्यादा। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में नॉर्मल से ज्यादा वर्षा शुरू हो जाती है, तो चीन के लिए अच्छा है। जहां चीन को वर्षा ही नहीं मिल रही थी, वहां पर एल नीनो के आने से ज्यादा वर्षा मिल रही है।
तो ऐसा कहा जा सकता है कि एल नीनो के सकारात्मक प्रभाव की बात करें तो पेरू तट पर भारी बारिश हो रही है। दूसरा, चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में बारिश नॉर्मल से ज्यादा होना शुरू हो जाती है बिकॉज ऑफ एल नीनो। नेक्स्ट पॉइंट है तीसरा वाला, यूएसए में भी इसका फर्क पड़ता है। अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका लिख दो या यूएसए लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। नॉर्थ अमेरिका या यूएसए वाले क्षेत्रों में हेरिकेन नाम का एक चक्रवात आता है। हेरिकेन चक्रवात की तीव्रता बढ़ जाती है। हेरिकेन चक्रवातों की तीव्रता बढ़ जाती है। अब चक्रवात तो वैसे ही नुकसान करेगा, नेगेटिव इम्पैक्ट भी हो सकता है, लेकिन इसको सकारात्मक में भी लिखा जा सकता है। ठीक है, तो चक्रवात की यहाँ पर तीव्रता बढ़ जाती है। चीन के दक्षिण पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होना शुरू हो जाती है। पेरुवियन तट यानी अटाकामा मरुस्थल में बारिश हो रही होती है, जहां पहले बारिश नहीं थी वहां बारिश हो रही है। तो ये इसके सकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। इससे पहले मैंने नकारात्मक प्रभावों की बात की थी, और नकारात्मक प्रभाव मैंने बोला था कि फूड चेन प्रभावित होती है पेरुवियन तट की। साथ ही साथ भारतीय मानसून जो है वो नॉर्मल से कम परफॉर्मेंस देता है। ये मैंने आपको बताया था। इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में सूखा पड़ता है, जबकि अटाकामा मरुस्थल पर बाढ़ आ जाती है। तो ये चीजें अगर आप लिख दोगे तो अल का प्रभाव आपको समझ में आ जाएगा। एक और चीज जो आपको अल को पढ़ते समय सामने आएगी, उसको एक वर्ड सामने आता है, उसको लिखा जाता है ELSO। इसको बोलते हैं ELSO, सॉरी EL नहीं, ENSO, अल नीनो इंसो बोलते हैं इसको। अल नीनो साउथ ओसिलेशन, इसको बोलते हैं अल नीनो, नीनो साउथ ओसिलेशन मतलब होता है दक्षिण दोलन। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि इंसो क्या है, व्हाट इज इंसो, व्हाट इज ENSO, एल नीनो साउथ ऑसिलेशन क्या है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये एल नीनो का ही नाम है। एक्चुअल में वैज्ञानिकों ने एल नीनो की घटना को एल नीनो साउथ ऑसिलेशन कहा है। क्यों कहा है? क्योंकि एल नीनो के कारण जो दोलन होता है गर्म पानी का और हवाओं का दोलन होता है, ये दक्षिण पैसिफिक ओशन में होता है, दक्षिणी प्रशांत महासागर की घटना है। तो साउथ में ऐसा दोलन देखने को मिलता है, इसलिए बोलते हैं एल नीनो दक्षिणी दोलन। अगर भी बोला है तो आपको एल नीनो के बारे में ही लिखना है, अलग से कुछ जानकारी नहीं देनी है। वही कि एल नीनो क्या है और एल नीनो में क्या क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब कल का प्रश्न आप लिख लीजिए, नेक्स्ट क्लास में आपको क्या प्रश्न लेकर के आना है, क्या प्रश्न का उत्तर लिखना है, ये तो मेरे ख्याल से आपने नोट कर लिया होगा। आप क्या करें, नोट करने के बाद जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा, ताकि क्या है कि आपको समय नहीं लगेगा और हमारा भी समय जो है वेस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन ऑफ द डे, नेक्स्ट क्वेश्चन जो डे के लिए था, अगले दिन के लिए, वो क्या है? प्रश्न है कि मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। वाले कारकों की चर्चा करें। फैक्टर अफेक्टिंग मानसून, या इंडियन मानसून भी लिख दोगे तो चलेगा। भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें, या मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें, कोई अंतर नहीं है, एक ही बात है। क्योंकि मानसून जो है ज्यादातर, इंडिया का मानसून सबसे अलग ही है। तो मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। और दूसरा प्रश्न जो है, ये भी आप पढ़ लेना, वॉकर चक्र क्या है? व्हाट इज वॉकर साइकिल? वॉकर चक्र क्या है? ये दो प्रश्नों के उत्तर आपको अगली क्लास में लिख करके लेके आना है। पहला प्रश्न है मानसून को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें, और दूसरा प्रश्न है कि वॉकर साइकिल क्या है? व्हाट इज वॉकर साइकिल? ठीक है, तो आप लोगों ने दोनों प्रश्न लिख लिए होंगे। जी, आपके आपका आंसर मैं चेक कर दूंगा शीला, आप घबराएं मत। और गुड मॉर्निंग प्रसून, गुड मॉर्निंग शिवराज। चलिए, ये हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, मुद्दे पर आ जाता हूँ मैं फिर से।
जहां पर मैंने आपको छोड़ा था। आज बात करने वाले हम लोग एमपीजीके के अंदर में मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली ऋतुएं। मध्य प्रदेश में कौन कौन सी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में तीन तरह की ऋतुएं होती हैं। मैं तीनों ऋतुएं यहाँ लिख देता हूँ अलग से। तीन तरह की ऋतुएं होती हैं। नंबर एक, शीत ऋतु। शीत ऋतु का जो समय होता है वो होता है दिसंबर से, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, फरवरी। ग्रीष्म ऋतु का समय होता है मार्च से मई। दिसंबर से फरवरी, मार्च से मई के बीच में होता है, मई। और तीसरा जो होता है रेनी सीजन, दैट इज वर्षा ऋतु। ये होता है आपका जून से सितंबर। और जो 2 महीने बचते हैं, कौन कौन से बच रहे हैं? न- अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर और नवंबर, इसको बोलते हैं लौटता मानसून। लौटता मानसून। और वैसे भी सितंबर अक्टूबर के महीने में बहुत ज्यादा ऊष्मा गिरती है, इसको अक्टूबर की ऊष्मा भी बोलते हैं। आपको पता है नवंबर दिसंबर सितंबर और अक्टूबर के महीने को सेकंड ग्रीष्म ऋतु भी कहा जाता है, द्वितीय ग्रीष्म ऋतु के नाम से भी जानते हैं। ऐसे नहीं बताए सर। जी, ठीक है, समझ में आ गया ये। तो हम लोग बात करेंगे ऋतुओं के बारे में। आपको ये तो कंफर्म हो गया कि ऋतुएं मध्य प्रदेश में तीन तरह की होती हैं। शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, तीन तरह की ऋतु होती है। हम लोग शीत ऋतु के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, शीत ऋतु की बात की जाए तो नवंबर से फरवरी तक। देखिए, मैंने अभी लिखा दिसंबर से फरवरी तक होती है। ये जो नवंबर का महीना है इसमें लौटता हुआ मानसून आता है। तो अगर आप शीत ऋतु को दिसंबर से फरवरी के बीच में भी लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में दिसंबर से ही पारा गिरता है। नवंबर तक इतना पारा गिरना शुरू, नवंबर के एंड में आपको मिलेगा कि थोड़ा पारा नीचे गिर रहा है। दिवाली के बाद कभी हो जाता है, कभी उसके भी बाद हो जा शुरू हो जाता है। तो ये मान के चलिए, वॉकर चक्र नहीं बताया है। वॉकर चक्र आप सर्च करके लेके आइए, मैं कल की क्लास में इसका आंसर दूंगा ना, घबराइए मत। वॉकर चक्र नहीं बताया तो घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पास इंटरनेट एक माध्यम है जिससे आप आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो शीत ऋतु की बात करें तो शीत ऋतु, अब क्या कारण है कि नवंबर से फरवरी के बीच में वो टेम्परेचर गिरता है, नीचे क्यों आ जाता है टेम्परेचर? तो इसका एक कारण है लौटता हुआ मानसून। शीत ऋतु ठंडी इसलिए हो जाती है क्योंकि उत्तर पूर्वी मानसून भारत से लौटना शुरू हो जाता है। कैसे लौटता है इसको भी समझ लेते हैं। ये भारत है, ये 0 डिग्री है, ठीक है। मैं अलग से इसको बता देता हूँ। शीत ऋतु में ठंडी क्यों हो जाती है, क्या कारण है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं। 0 डिग्री होता क्या है? सूरज के बारे में तो हमको जानकारी होगी कि सूरज जो है विषुवत रेखा पर कब होता है, कर्क रेखा पर कब होता है, 0 डिग्री पर कब होता है, और मकर रेखा पर कब होता है। ये तीन डेट याद रखना जरूरी है, ज्योग्राफी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मकर रेखा है, ये कर्क रेखा है। तो सूरज कर्क रेखा पर होता है 21 जून। ऑब्वियसली बात है, कर्क रेखा पर भारत है, मध्य प्रदेश भी है। तो जून के महीने में तो उस समय तो बहुत गर्मी होना चाहिए। और 0 डिग्री पर अगर बात करें तो 0 डिग्री पर सूरज होता है 2 दिन साल में। 2 दिन ऐसे आते हैं जब 0 डिग्री पर सूरज होता है। एक दिन होता है आपका 23 सितंबर, और दूसरा होता है आपका 21 मार्च।
मैं बात कर रहा हूँ नवंबर महीने की, कि नवंबर महीने में शीत ऋतु क्यों आ जाती है। क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि 23 सितंबर तक, ये आज तो 22 सितंबर हो गया है, कल 23 सितंबर है। यानी कल का वो दिन होगा जिस दिन सूरज एग्जैक्ट किसके ऊपर होगा, एग्जैक्ट इक्वेटर यानी विषुवत रेखा के ऊपर होगा। कितना इत्तेफाक है कि हम लोग उसी डेट को आसपास पढ़ रहे हैं जब होने वाला है। 23 सितंबर को सूरज सीधी विषुवत रेखा पर होता है, और विषुवत रेखा पर जब जब सूरज होगा तब तब दोनों गोलार्ध यानी उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर, दोनों में दिन और रात बराबर होना शुरू हो जाते हैं। अब दिन और रात बराबर शुरू हो, तो 23 सितंबर के बाद सूरज नीचे जाता है। कौन से गोलार्ध में जाता है, दक्षिणी गोलार्ध में जाना शुरू हो जाता है। 23 सितंबर के बाद सूरज दक्षिणी गोलार्ध में जाना शुरू हो जाता है। ऐसे में क्या होता है कि सूरज इधर जा रहा है यानी मकर रेखा की तरफ जा रहा है, और यहां से टेम्परेचर कम होगा। जब सूरज ही मकर रेखा पर जाएगा तो टेम्परेचर कम होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि सूरज की किरणें यहाँ अब कैसी पड़ रही है, सूरज तो यहाँ है, सूरज की किरणें भारत पर तिरछी पड़ती हैं। inclined radiation imposed on इंडियन या इंडियन पेनिनसुला, भारतीय प्रायद्वीप या भारतीय उपमहाद्वीप में हमारी जो किरणें होती है सूरज की, वो तिरछी पड़ने शुरू हो जाती है। कब, जब सूरज दक्षिणी गोलार्ध में प्रवेश करता है। तो ऐसे में क्या होता है, यहाँ का टेम्परेचर धीरे धीरे गिरता है, और टेम्परेचर कम होता है, इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, हाई प्रेशर होगा। जबकि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, ये दोनों जो है पानी वाले एरिया है, और पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। जबकि धरती जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है। समझना इस कॉन्सेप्ट को। पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है, जबकि धरती देर से जल्दी गर्म हो जाती है और जल्दी ही ठंडी हो जाती है। कभी भी पानी और धरती का तापमान एक जैसा नहीं रहता है, दोनों में तापमान में टेम्परेचर डिफरेंस रहता है। और ये टेम्परेचर डिफरेंस ही हवाओं को चलने के लिए मजबूर कर देता है। दूसरी बात ये कि दक्षिणी गोलार्ध में वैसे ही टेम्परेचर ज्यादा है, तो प्रेशर तो वैसे ही कम होगा। इस जगह पर प्रेशर जो है लो हो जाता है। इस जगह पर प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है। कहाँ पर, ये अरब सागर और बंगाल खाड़ी दोनों में प्रेशर लो हो जाता है। तो हाई प्रेशर से हवाएं नीचे चलना शुरू हो जाती हैं, ऐसे ऐसे जाती है और निकल निकल जाती हैं। हवाएं कुछ इधर से भी आती है बंगाल की खाड़ी से, और बंगाल की खाड़ी से मानसून उठा करके तमिलनाडु पे वर्षा भी कर देती है। ये कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट को ऐसे समझिए। तो ये दिशा क्या हो गई, ये हो गई नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। तो उत्तर पूर्वी मानसून को हम लोग लौटता हुआ मानसून कहते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती, हो नहीं पाती, क्योंकि बीच में कोई ऐसा समुद्र नहीं है जिससे मॉइस्चर उठा ले। जब तक नमी नहीं धारण करेगी हवाएं, तब तक बारिश नहीं करेगी। लेकिन जब यहाँ से जाती है ना, तो ये तो बंगाल की खाड़ी से नमी उठा के तुरंत तमिलनाडु के कोस्ट पर वर्षा कर देती है। तो यही कारण है कि तमिलनाडु के कोस्ट पर नवंबर दिसंबर में वर्षा होती है, जबकि जून जुलाई के महीने में नहीं। ये कारण होता है लौटते हुए मानसून का। और ये यहाँ से, अब आप सोच रहे हैं यही दिशा क्यों, ऐसा सीधा क्यों नहीं है, ऐसा इसलिए क्योंकि व्यापारिक पवनों के प्रभाव में बह रही है, ट्रेड विंड के प्रभाव में बह रही है। हर एक चीज फिजिकल ज्योग्राफी से जुड़ी हुई है, क्लाइमेटोलॉजी पूरा समझना पड़ेगा उसके लिए। तो ये समझिए, जब हवाएं नीचे जा रही है, जब खत्म होना शुरू हो जाती है, तो ऐसे में क्या हो रहा होता है, यहाँ का टेम्परेचर गिरना शुरू हो जाता है, और भारत में शीत ऋतु का आगमन हो जाता है। भारत में शीत ऋतु की चादर ओढ़ना शुरू हो जाता है। और यही समय है कि नवंबर से फरवरी तक मध्य प्रदेश में भी क्या हो रहा होता है, शीत ऋतु हो रही होती है। ठीक है, तो ये समझ लेना आप। और मध्य प्रदेश में हल्की फुल्की बारिश भी होती है, इसको मावठा भी बोलते हैं। मध्य प्रदेश में इस समय हल्की फुल्की बारिश हो जाती है, इसे मावठा भी बोलते हैं। और इस ऋतु को सियाला भी कहते हैं। देखिए, शीत ऋतु को हमारी जो आम भाषा है उसमें सियाला भी कहते हैं। तीन शब्द आपके सामने आएंगे, सियाला, यूनाला और चौमासा। सियाला शीत ऋतु के बोलते हैं, सियाला, यूनाला और चौमासा। गांव में जो लोग रहते हैं वो इसी नाम से पुकारते हैं। ये शीत ऋतु को सियाला बोलते हैं,
और ग्रीष्म ऋतु को यूनाला बोलते हैं और चौमासा बोलते हैं वर्षा ऋतु को। तो गांव से मैं अगर आप किसी से पूछोगे तो वो इसी तरह से नाम बताएगा कि ठीक है हम लोग यूनाला में वो काम कर लेंगे, सियाला में वो काम कर लेंगे, चौमासा है निकल जान दे उसके बाद ऐसा काम ऐसा कुछ वो बात करेंगे, तो उनको पता होता है इसके बारे में। ठीक है। अब एक और चीज क्या होती है, हमारे मध्य प्रदेश में उत्तर पश्चिम भाग, ये नोट कर लेना, वर्षा होती है। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होती है, और उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा होने का कारण है चक्रवात। हल्की वर्षा होती है, ये किसकी वजह से आता है, पश्चिमी विक्षोभ की वजह से आता है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस। मध्य प्रदेश में जब आप देखते हो ना कि नवंबर दिसंबर के महीने में कभी वर्षा हो रही होती है, इसको मावठा बोलते हैं। नवंबर दिसंबर के महीने में जो वर्षा होती है, हल्की फुल्की बूंदाबांदी, कभी कभार ज्यादा वर्षा भी हो जाती है, इसको मावठा बोला जाता है। ये चक्रवाती प्रकार की वर्षा है जो पश्चिमी विक्षोभ से होती है। अब ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश देखिए इसको इंग्लिश में बोलते हैं वेस्टर्न डिस्टरबेंस। डिस्टरबेंस का मतलब होता है डिस्टर्ब करना, यानी पश्चिमी दिशा से होने वाला डिस्टरबेंस जो है अभी कहाँ से आता है। अगर आप वर्ल्ड मैप देखते हो तो इंडिया के इधर जाओगे तो यहाँ पर एक समुद्र पड़ेगा जिसका नाम है भूमध्य सागर। भूमध्य सागर, ये भूमध्य सागर से हवाएं उठती है, उसको बोलते हैं पश्चिमी पछुआ पवने। पश्चिमी पछुआ पवने वेस्टर्लीज होती हैं ये वेस्टर्लीज क्या होती हैं, ये हिमालय की तरफ बढ़ती हैं और बढ़ते बढ़ते हिमालय से टकरा करके और पूरे मध्य प्रदेश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी और भारत के भी पश्चिमी उत्तर पश्चिमी भाग में वर्षा करती हैं। जहां कभी कभी वर्षा करती है कुछ क्षेत्र जैसे उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश हुआ और जम्मू एंड कश्मीर हुआ, यहाँ पर ये वेस्टर्न डिस्टरबेंस वर्षा की बजाय वहां पर स्नोफॉल होता है इसकी वजह से। तो यही कारण है कि उस समय स्नोफॉल भी होगा और वर्षा भी होगी। और एक और बात ध्यान रखिए, इसी पश्चिमी विक्षोभ के कारण गेहूं की फसलों को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है, उसके लिए वरदान माना जाता है मावठा। बाकी दूसरी फसलें मध्य प्रदेश में कुछ फसलें होती हैं जैसे धनिया की फसल हो गई, चने की फसल होगी, इस ये तो खराब हो जाती है कुछ हद तक, लेकिन गेहूं की फसल के लिए वरदान साबित होता है ये पश्चिमी विक्षोभ। और ये पश्चिमी विक्षोभ जो है ये पंजाब में सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। तो वहां पर लोग पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद जब फसल पक जाती है तो इसी समय लोहड़ी का त्योहार मनाते हैं। लोहड़ी पर्व जो है वो वहां पर हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप, लो प्रेशर कैसे फिर से, लो प्रेशर कहां पर बताया था मैंने, लो प्रेशर कैसे, लो प्रेशर इसलिए होता है, देखिए जब टेम्परेचर बढ़ता है तो प्रेशर लो होता है। मैंने अभी लिखा था कि स्नोफॉल क्या है, स्नोफॉल क्या है, और दो प्रश्न पूछे आपने कि ये प्रेशर लो कैसे हो जाता है। देखिए मैंने एक चीज अभी आपको बताई होगी, अगर आपने ध्यान से सुना होगा कि धरती जल्दी गर्म होती जल्दी ठंडी हो जाती है, जबकि पानी देर से गर्म होता है देर से ठंडा होता है। धरती की बजाय पानी गर्म रहेगा जब धरती ठंडी हो जाएगी। शीत ऋतु के समय में आप ट्यूबवेल से पानी निकालो, आपको गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गुनगुना सा पानी रहेगा, आपको नहाने में मजा भी आएगा। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर उसका ज्यादा रहता है कंपेरेटिवली, किसके कंपेयर में, धरती के कंपेयर में। तो अगर धरती के कंपेरिजन में टेम्परेचर ज्यादा है तो हाई टेम्परेचर बोलेंगे, और हाई टेम्परेचर बोलेंगे तो लो प्रेशर हो जाएगा। इस वजह से बंगाल की खाड़ी और अरब सागर में उस समय लो प्रेशर क्रिएट होता है। लो प्रेशर कंपेरेटिवली लो प्रेशर बोलते हैं उसको, यानी सापेक्षिक न्यूनतम न्यून दाब बोला जाता है। ठीक है। स्नोफॉल क्या है मैं समझा दूंगा, अभी मैं वर्षा ऋतु में वो क्लियर कर दूंगा वर्षा कितने प्रकार की होती है और क्या क्या होता है। ये समझ में आ गया आपको। पश्चिमी विक्षोभ का परिणाम है ये शीतकालीन वर्षा। तो समझ में आ गया होगा कि आपको ये कैसे होता होगा। तो शीत ऋतु में ये होता है कि चक्रवातों से वर्षा होती है, मानसूनी हवाएं लौटती है, इस वजह से ऐसा होता है, टेम्परेचर गिर जाता है, और पश्चिमी विक्षोभ जो भूमध्य सागर से उठता है वो इसको प्रभावित करता है। इसको नोट कर सकते हैं आप सारी चीजों को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, इसमें काफी सारे कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे आपको।
तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि मध्य प्रदेश के किस भाग में चक्रवात से हल्की फुल्की वर्षा होती है या पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है, तो भाग में उत्तर पश्चिमी भाग में मध्य प्रदेश के यह वर्षा संभव होती है और ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है। इसे मावठा कहते हैं। मेरे ख्याल से ये चीज समझ में आ गई होगी और आगे इसको मैंने और क्लियर कर दिया है। ये सॉरी मानव नहीं, ये गलत हो गया, ये मावठा है। ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा को मावठा कहते हैं, जो रबी की फसल के लिए लाभदायक होता है, खासकर गेहूं की फसल के लिए। सबके लिए नहीं होता है, गेहूं की फसल के लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होता है। ठीक है। मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान दिसंबर और जनवरी इन 2 महीनों में होता है। और अगर पराकाष्ठा पूछे, एक शब्द आता है शीत पराकाष्ठा। शीत ऋतु का पीक जो होता है, शीत ऋतु की पराकाष्ठा जो होती है, शीत ऋतु की पराकाष्ठा जनवरी में होती है। और जनवरी महीने में ही मध्य प्रदेश में पाला गिरता है। पाला, पाला, ओस, कोहरा, धुंध, ये सब कॉन्सेप्ट है वर्षा के। ये वर्षा वाला कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा। बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट है। कुछ हद तक मैं वर्षा के बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन एक दिन क्लास में हम लोग इस पर भी चर्चा करेंगे कि पाला, कोहरा, धुंध, स्नोफॉल, हेलफॉल, ओलावृष्टि, ये सब क्या होती है, इनमें क्या अंतर होता है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि अभी ज्योग्राफी का सब्जेक्ट नहीं चल रहा है, ये एमपीजी के चल रहा है। इसमें थोड़ा थोड़ा मैं टच करूंगा। एक दिन क्लास में निकाल के मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा जब हमारा सिलेबस कंप्लीट होगा। तब आप बता दें कि आपको और क्या क्या चीजें ऐसी समझ में नहीं आ रही जो पढ़ना है, तो हम लोग क्लास के दौरान उन सब चीजों को भी समझेंगे। ठीक है। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक। नेक्स्ट, दिसंबर से जनवरी के मध्य ठंड का प्रकोप अधिक रहता है। और मैंने बोला कि शीत की पराकाष्ठा किसको बोलते हैं, जनवरी महीने में पाला गिरता है, ये ध्यान रखना। शिवपुरी सबसे ठंडा क्षेत्र है। शिवपुरी में सबसे कम तापमान एक दिन कभी रिकॉर्ड किया गया था। तो आप बोल सकते हैं कि सबसे न्यूनतम तापमान वाला जो क्षेत्र है वो है आपका शिवपुरी। और मध्य प्रदेश में सबसे कम तापमान उत्तरी मध्य प्रदेश में होता है। निम्न तापमान, सबसे कम तापमान उत्तरी मध्य प्रदेश में रहता है। न्यूनतम तापमान उत्तरी मध्य प्रदेश में रहता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं इस बात को। ठीक है। नेक्स्ट ऋतु पर आते हैं हम लोग, ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कैसी होती है, ग्रीष्म ऋतु को समझ लेते हैं। ग्रीष्म ऋतु कब आती है, इसको भी समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, ग्रीष्म ऋतु का जो समय होता है वो होता है मार्च महीने से। मार्च महीने में, मार्च से लेकर मई तक ग्रीष्म ऋतु का समय बोला जाता है, क्योंकि जून में तो मानसून का आगमन माना जाता है। मार्च से जून तक लगातार तापमान बढ़ता है, उसके बाद कम होगा। क्यों? क्योंकि मानसून आएगा तो सूरज की गर्मी को वो न्यूट्रल करना शुरू कर देगा। क्या कारण है कि गर्मी बढ़ती है? तो वही कारण है कि क्या कारण था कि ठंड हुई थी। ठंड आने का, शीत ऋतु आने का कारण था कि सूरज जो है वो दक्षिण गोलार्ध में प्रवेश कर रहा था, 0 डिग्री के नीचे प्रवेश कर रहा था। 21 मार्च के दिन सूर्य विषुवत रेखा पर होता है, मैंने अभी बताया था आपको। 21 मार्च के बाद से गर्मी का लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि सूरज उत्तर की ओर चलना शुरू कर देता है। और उत्तर की ओर चलना शुरू करने की वजह से इसको बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण। सूर्य का दक्षिणायन, सूर्य का उत्तरायण। सूर्य के उत्तर में आने की वजह से टेम्परेचर लगातार बढ़ता है। इसको यूनाला भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ग्रीष्म ऋतु को यूनाला कहते हैं। और प्रदेश में सबसे अधिक तापमान, प्रदेश ही क्या पूरे भारत में भी सबसे गर्म महीना जो होता है वो मई का महीना होता है। सबसे ज्यादा गर्म महीना मई का होता है। लेकिन एक और क्वेश्चन ये बन सकता है कि सबसे ज्यादा तापांतर, तापांतर मतलब दिन और रात के तापमान में अंतर वाला महीना जो है वो मार्च होगा। मार्च के महीने में सबसे ज्यादा तापांतर पाया जाता है। तापांतर, सबसे ज्यादा तापांतर वाला महीना अगर कोई है
तो वो मार्च का महीना है जिसमें दिन और रात के तापमान में सबसे ज्यादा अंतर पाया जाता है। जबकि सबसे ज्यादा गर्म महीना जो है वो मई महीना कहलाएगा। मई महीने में लू चलती है, भयंकर लू चलती है। और लू जो है एक लोकल विंड है, एक स्थानीय पवन है जो राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में चलती हैं। मध्य प्रदेश में, पूरे मध्य प्रदेश में नहीं चलती है, पश्चिम और उत्तर पश्चिम क्षेत्रों में ये देखने को मिलती है। सबसे ज्यादा गर्म स्थान हम पहले ही बात कर चुके, गंज बासोदा है। ये घाटी, यहाँ पर क्या होता है कि टेम्परेचर ऐसा नहीं कि हमेशा रहता है, यहाँ पर कभी एक बार रिकॉर्ड किया गया था, हमेशा टेम्परेचर यहाँ का ज्यादा नहीं होता है। ज्यादा टेम्परेचर हमेशा, देखिए अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि तापमान, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान किस क्षेत्र में होता है? तो मध्य प्रदेश, मान लो ये मध्य प्रदेश है हमारा, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा तापमान जो है ये इस तरह से बढ़ता है। मध्य प्रदेश में तापमान जो बढ़ता है वो इधर से इधर बढ़ता है, यानी इधर वाली डायरेक्शन क्या हो गई? दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व से जब आप उत्तर या उत्तर पश्चिम की तरह जाते हैं तो आपका तापमान बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दक्षिण पूर्व से उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर जब जाते हैं तो तापमान बढ़ता है। यानी सबसे ज्यादा तापमान मध्य प्रदेश में उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में होता है। एमपीपीएससी का रिसेंटली वाला क्वेश्चन देख लेना, ये क्वेश्चन इसमें से आया हुआ था, तापमान सबसे ज्यादा कहाँ होता है? उत्तर पश्चिमी भाग में, उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में। क्योंकि जहां कम होता है वहां से बढ़ेगा, तो जहां से कम होता है उधर से बढ़ना शुरू होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो सूरज ऊपर चढ़ता है। तो पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग जो है, इधर वाला भाग, यहाँ से धीरे धीरे जैसे ऊपर जाओगे तापमान आपको बढ़ता दिखाई देगा। कर्क रेखा के ऊपर स्थित है ये। और इस समय क्या होता है, हवाएं, मानसूनी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। हालांकि उस समय मानसून नहीं आता है, लेकिन हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। और वो हवाएं चलना शुरू होती है कहाँ से? समुद्र से स्थल की ओर हवाएं चलना शुरू हो जाती है। समुद्र से स्थल की ओर मौसमी हवाएं चलना शुरू हो जाती है। कैसे शुरू हो जाती है? फिर से मैं इसको बता दूं आपको। देखिए, जब अप्रैल मई का महीना चल रहा है, अप्रैल से जून महीने तक बात कर ले, बहुत गर्म एरिया होता है ये। जब अप्रैल से जून का महीना चल रहा है तो ऐसे में क्या होगा, ये जो इंडिया है, इंडिया बना है, सबको क्लियर दिख रहा है ना? मैं मैप के अंदर मैप बना रहा, इसके लिखे हुए पर बना रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं ब्लैंक पर देख लेता हूँ, समस्या है। ग्रीष्म ऋतु में ऐसा क्या हो जाता है? ठीक, ये अरब सागर है, अरेबियन सी। और ये आपका हो गया बंगाल की खाड़ी। अरब सागर और बंगाल की खाड़ी हो गई। क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में जब सूरज ऊपर जाता है यानी उत्तर की ओर जाता है, उसको बोलते हैं उत्तरायण। नॉर्थ हेमिस्फीयर में जब इंटर करता है सन, तो धीरे धीरे हमारे इंडिया का तापमान बढ़ना शुरू हो जाता है। और ये जो नॉर्थ वाला पूरा एरिया है, ये टेम्परेचर यहाँ पर हाई हो जाता है। जब तापमान बढ़ेगा तो टेम्परेचर हाई होगा ही। फिर से वही कॉन्सेप्ट लगाना है। धरती जल्दी गर्म होती है, जल्दी ठंडी होती है, जबकि पानी देर से गर्म होता है, देर से ठंडा होता है। तो कंपेरेटिवली यहाँ पर हाई टेम्परेचर है और यहाँ पर टेम्परेचर क्या हो जाएगा? लो टेम्परेचर हो जाएगा। लो टेम्परेचर, कम टेम्परेचर रहेगा पानी का धरती की तुलना में। अब जब टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर क्या होगा? लो। धरती पर प्रेशर लो हो जाएगा। टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, ये ध्यान रखना। और यहां पर भी प्रेशर क्या हो जाएगा? लो प्रेशर। यहां पर भी क्या प्रेशर हो जाएगा? लो प्रेशर। सॉरी, यहां पर प्रेशर जो है उल्टा हो जाएगा ना। यहां पर टेम्परेचर जब लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई। टेम्परेचर जब लो है तो प्रेशर क्या हो जाएगा? हाई।
समुद्र में हाई प्रेशर और भारतीय धरती पर जो है, भारतीय उत्तरी मैदान में क्या हो जाता है, लो प्रेशर हो जाता है। हवाएं हमेशा लो प्रेशर से हाई प्रेशर की ओर, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती हैं। तो हवाएं यहाँ से यहाँ चल जाती है। इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि हवाएं कहाँ से कहाँ चल रही है। हवाएं चल रही है आपकी कहाँ से, समुद्र से स्थल की ओर, समुद्र से स्थल की ओर। तो ग्रीष्म ऋतु में हवाएं समुद्र से स्थल की ओर चलती हैं, जबकि शीत ऋतु में हवाएं स्थल से समुद्र की ओर चलती है। ये दोनों चीज ध्यान रखना आप। ठीक है, क्लियर है। शीत ऋतु में फिर से आ जाते हैं हम लोग, ग्रीष्म ऋतु में फिर से आ जाते हैं, देख लेते हैं क्या है। तो सर्वाधिक जो तापमान है वो यहाँ पर होता है, और कौन से वो जिले जो सबसे ज्यादा गर्म होते हैं, उसमें आपका आ जाए ग्वालियर, दतिया, खजुराहो, छतरपुर। ये जो चीजें हैं सब गर्म होना शुरू हो जाती है। तो सबसे गर्म जिलों में ये आते हैं। ठीक है। पहले बड़वानी बहुत गर्म होता था, अब तो बड़वानी भी बहुत इतना गर्म नहीं होता है। पहले बड़वानी जो अलग ही पड़ता, पूरा इधर निमाड़ में पड़ता है, ये गर्म होता था बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर रिकॉर्ड अभी धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है, क्योंकि एक बार एक समय था कि गंज बासुदा से भी ज्यादा यहाँ पर गर्मी हुआ करती थी। ठीक है। ये जो जिले मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये इसमें ग्वालियर, दतिया, भिंड भी आ जाता है। इन सब जिलों का जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इस क्षेत्र का टेम्परेचर 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर ही 21 डिग्री सेंटीग्रेड है। मध्य प्रदेश का एवरेज टेम्परेचर 21 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, जबकि इन जिलों में गर्मी के समय में टेम्परेचर 42 डिग्री एवरेज चलता है। इससे नीचे आते 40 पार पारा चला जाता है। और 40 पार पारा चला गया, इसका मतलब बहुत मुश्किलात हो जाती हैं यहाँ पर सरवाइव करने में। ठीक है। दूसरा मैंने एक चीज बताई थी आपको कि जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है, सितंबर अक्टूबर, जब सितंबर अक्टूबर का महीना आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। अभी देखना आपको ये, अब जो दिन चल रहा है, यानी अब 15 सितंबर से लेकर पूरा अक्टूबर निकाल दोगे आप, तब तक आपको गर्मी इतनी ज्यादा गर्मी बहुत ज्यादा लगना शुरू हो जाएगी आपको। गर्मी से ज्यादा आपको लगेगी उमस। इसको बोलते हैं अक्टूबर की उष्मा। बारिश जैसे ही जाएगी, ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है वायुमंडल में, और उस ह्यूमिडिटी की वजह से आपको उमस ज्यादा लगना शुरू हो जाती है। इसको बोलते हैं अक्टूबर की ऊष्मा। और इसी अक्टूबर की ऊष्मा की वजह से सितंबर और अक्टूबर को द्वितीय ग्रीष्म ऋतु कहा जाता है। यानी जब टेम्परेचर कम हो जाता है बारिश के महीने में, एकदम से फिर टेम्परेचर उठता है, राइज होता है, फिर कम होता है, तो यानी बीच में 2 महीने के लिए टेम्परेचर बढ़ा है। तो टेम्परेचर जो बढ़ जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं द्वितीय ग्रीष्म ऋतु। हो सकता है प्रश्न यहाँ से पूछा जाए कि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किसे कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको। अच्छी बात है, आगे बढ़ जाते हैं। रेनी सीजन की बात करते हैं, वर्षा ऋतु की बात करते हैं। वर्षा ऋतु का जो समय है, जून महीने से लेकर के सितंबर तक वर्षा ऋतु का समय होता है। और वर्षा को हम बोलते हैं मानसून के आगमन से वर्षा होती है। ये मानसून कौन सा होता है जिससे वर्षा होती है? ये दक्षिण पश्चिम मानसून होता है जिससे वर्षा होती है। तो समझ लेते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून क्या है। उससे पहले ये समझ लेते हैं कि वर्षा क्या है, वर्षा कैसे होती है। ठीक है, तो वर्षा के कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं। हमें मौका मिला अच्छा समझने का, तो बड़ी अच्छी बात है, समझ लेते हैं। देखिए, कुछ शब्द मैं लिखूंगा जिसके मतलब अलग अलग हो सकते हैं। मैं लिखता हूँ वर्षण, प्रिसिपिटेशन। प्रिसिपिटेशन अलग होता है, रेनफॉल अलग होता है। मैं लिख रहा हूँ क्या? वर्षण। वर्षण शब्द मैंने लिखा हुआ है। वर्षण के अंतर्गत बहुत सारी चीजें आती है। वर्षण 3 फॉर्म में हो सकता है: ठोस, द्रव, गैस। वर्षण जो होता है, वर्षा नहीं होता है, वर्षण होता है। वर्षण 3 फॉर्म में हो सकता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस फॉर्म में हम उसको बोलते हैं स्नोफॉल। स्नोफॉल मतलब होता है हिमपात। ये ठोस फॉर्म में होता है। ओलावृष्टि,
ये भी ठोस रूप में होती है। द्रव की बात करें तो इसमें वर्षा मानी जाती है, रेनफॉल होता है। ड्रेजल फॉर्म भी होता है, बूंदाबांदी जिसको बोलते हैं, ड्रेजल फॉर्म वर्षण होता है, वर्षा होती है। और गैस के फॉर्म में हम लोग बोलते हैं धुंध, कोहरा, पाला। ठीक है, धुंध, कोहरा, पाला, ओस, इन सबको मैं किसी क्लास में पूरा समझाऊंगा, लेकिन पहले हम लोग हमारा मेन मुद्दा कर लेते हैं। ये सब चीजें बहुत आसान है, ज्यादा अंतर बिल्कुल भी नहीं, संघनन की प्रोसेस होती है बस, और कुछ भी नहीं होता है। फिलहाल हम लोग वर्षा के बारे में बात करें तो हमें कौन सा फॉर्म पढ़ना है वर्षा का, वर्षण का द्रव वाला फॉर्म हम लोग ज्यादा जानते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर ज्यादातर वर्षा ही होती है, बाकी चीजें हमारे यहाँ पर कम देखने को मिलती है। धुंध देखने को मिल जाती है, फोग भी दिखने को मिल जाता है, कोहरा, बाकी पाला भी कहीं कहीं मिलता है, बाकी ये चीजें बहुत कम मिलती है। ओलावृष्टि कभी कभी होती है। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे, लेकिन हम लोग जो टॉपिक हमारा है वो है वर्षा ऋतु। तो ये समझना बस कि वर्षण जो होता है वो तीन फॉर्म में हो सकता है, ठोस, द्रव, गैस, क्लियर है। उसके बाद जो वर्षा है वो द्रव वाला फॉर्म है, और वो ठोस और द्रव वाला मैंने अलग से लिख दिया, ठोस और गैस के। ये चाहे तो नोट कर सकते हैं, फिर समझते हैं कि वर्षा कैसे होती है। देखिए वर्षा कैसे होती है। ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में मान लो समुद्र का पानी है, समुद्री जल है, समुद्र सी, समुद्र का पानी। होता क्या है, ग्रीष्म ऋतु में जब सूरज कर्क रेखा पर होता है तो हाई टेम्परेचर होता है। मैं ये वैसे भी अगर कर्क की बात नहीं करूँ तो किसी और रेखा की बात कर लूंगा, 0 डिग्री की बात कर लूंगा, विषुवत रेखा की बात कर लूंगा। विषुवत रेखा पे तो हमेशा ही सन ज्यादातर रहता है, तो सूर्य की सीधी किरणें पड़ती है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है। गर्मी के महीने में टेम्परेचर क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी का अगर तापमान बढ़ाओगे तो पानी क्या होगा, पानी कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा बूंदों के रूप में। बूंदों के रूप में कन्वर्ट होकर के ये जलवाष्प में कन्वर्ट होगा, इसको बोलते हैं वाष्पीकरण। पानी का वाष्पीकरण हो गया। ठीक है, ये जब जलवाष्प धीरे धीरे ऊपर जाती है, तो क्या मैंने बताया था आपको कि ऊपर जाने पर 160 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। धीरे धीरे जब ये ऊपर जाती है तो तापमान जो बढ़ा था, बढ़ने की वजह से, तापमान बढ़ने की वजह से बूंदे बदल गई जलवाष्प में। और जब तापमान दोबारा गिराया जाएगा तो जलवाष्प अगेन कन्वर्टेड इनटू ड्रॉपलेट्स। तो जलवाष्प जो वो वापस काय में कन्वर्ट हो जाएगी, ड्रॉपलेट यानी बूंदों में बदलना शुरू हो जाएगी। ऊपर जाकर के जलवाष्प जो है वापस से काय में कन्वर्ट होना शुरू हो गई है, ये बूंदों में बदलना शुरू हो जाती है। और जलवाष्प में बूंदों में बदलने को ही हम लोग बोलते हैं संघनन, कंडेंसेशन। इसको बोलते हैं हम लोग संघनन, कंडेंसेशन। जलवाष्प का बूंदों में बदलना, मैं बोल रहा हूँ कि 165 मीटर पर 1 डिग्री है, तो 5-6 किलोमीटर जाओगे तो वैसे ही बहुत डिग्री कम हो जाएगा। 1 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री, 6.5 डिग्री खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। 1 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर यहाँ से 6.5 डिग्री कम मिलता है, तो 5 किलोमीटर ऊपर जाओगे तो 30 डिग्री नीचे चला जाएगा। नॉर्मली अगर 30 डिग्री पे तो जीरो पे पहुंच जाएगा ना। 0 डिग्री आते से ही, 0 डिग्री वो तापमान है जिस पर जलवाष्प बूंदों में बदलती है, जिसे बोलते हैं ओसांक बिंदु। ओसांक बिंदु भी लिख देते हैं हम लोग, ड्यू पॉइंट बोलते हैं इसको, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट। जलवाष्प में बूंदों, जलवाष्प का दोबारा बूंदों में बदलने की प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। और जिस बिंदु पर, जिस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जलवाष्प बूंदों में बदल जाती है वो 0 डिग्री है, जिसे ओसांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहते हैं। ये दो चीज याद रखना। जब भी संघनन की प्रक्रिया होगी, जब भी कंडेंसेशन होगा, तो जब भी कोई चीज या कोई जो जैसे पानी हुआ, जब भी कोई परिवर्तित होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में,
तो वह एक ऊष्मा छोड़ती है, एक हीट छोड़ती है, जिसे हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट। हिंदी में उसको बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। इसको थोड़ा समझना है क्योंकि काम आएगा। गुप्त ऊष्मा बोलते हैं उसको। जब भी पानी, जब भी जलवाष्प बूंदों में बदलेगी, या बूंदे जलवाष्प में बदलेगी, कोई भी हो, चेंज हो रहा है, तो ऐसे में वो एक हीट छोड़ता है जिसको बोलते हैं लेटेंट हीट, उसको हिंदी में बोलते हैं गुप्त ऊष्मा। और इसी गुप्त ऊष्मा की वजह से बन जाते हैं बादल। बादलों का निर्माण होता है। ये बादल जो है आपकी जलवाष्प को कैरी कर लेते हैं, और बादल का अगर भार बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसको हम लोग बोलते हैं कि भाई सापेक्षिक आर्द्रता। अगर आर्द्रता बढ़ गई, ह्यूमिडिटी बढ़ गई बहुत ज्यादा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है, तो अगर बढ़ गई तो पृथ्वी का ग्रेविटेशन फोर्स लगता है, जिसकी वजह से बारिश होना शुरू हो जाती है, और वो जलवाष्प बूंदों के रूप में दोबारा धरती पर गिर जाती हैं। जरूरी नहीं कि वहीं गिरे जहां से जलवाष्प उठा हो, कहीं पर भी गिर सकता है। और कहाँ गिरेगा ये डिपेंड करता है हवाओं पर। मानसूनी हवाएं उसको कहाँ से कहाँ ले जाते हैं। तो मानसूनी हवाओं का रोल बस इतना है, जो उठ करके गए हैं, जो बादल बने हैं, उनको कहाँ तक ले जाना ये मानसून का काम है। तो ये मानसूनी हवाएं डिपेंड करता है कि कहाँ पर ले जाए, और कहीं पर भी बारिश करवा सकता है। इसको बोलते हैं वर्षा। तो वर्षा का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इसमें दो तीन चीजें समझने की जरूरत है। वाष्पीकरण को समझने की जरूरत है, ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, इसको समझने की जरूरत है। 0 डिग्री को ओशांक बिंदु या ड्यू पॉइंट कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। और संघनन मतलब होता है जलवाष्प का बूंदों में बदलना। और जब भी जलवाष्प बूंदों में बदलेगी, तो लेटेंट हीट यानी गुप्त ऊष्मा छोड़ेगी, और यही गुप्त ऊष्मा जो है, ये ऊर्जा का स्रोत है बादलों का। क्लाउड फॉर्मेशन क्यों होता है? बादलों का निर्माण संघनन से उत्पन्न गुप्त ऊष्मा के द्वारा होता है। ये पूछा गया है कि बादलों का निर्माण कैसे होता है। संघनन की प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न गुप्त ऊष्मा, लेटेंट हीट जो जनरेट होती है, जो फॉर्म होती है ड्यूरिंग द कंडेंसेशन, उससे ये बादल बनते हैं। तो ध्यान रखना इस चीज को, बादलों का निर्माण कैसे होता है। तो ये तो हो गई आपकी वर्षा कैसे होती है, तो हो गया। वर्षा के कुछ प्रकार है, 3 प्रकार की वर्षा होती है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है पूरा। और मैं तीनों प्रकार की वर्षा के नाम लिख देता हूँ। मध्य प्रदेश में कौन सी वाली वर्षा होती है, ये सोचने वाली बात है। संवहनीय वर्षा, पहली वर्षा का नाम है संवहनी वर्षा। दूसरी वर्षा का नाम है पर्वतीय वर्षा। संवहनी वर्षा को हम लोग बोलते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल। और दूसरी वाली वर्षा को बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। पर्वतीय वर्षा, कन्वेंशनल रेनफॉल, ओरोग्राफिक रेनफॉल। और तीसरी वाली को बोलते हैं साइक्लोनिक रेनफॉल या चक्रवाती वर्षा। चक्रवाती वर्षा जो मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिमी भाग में, आपको बोला था मैंने, चक्रवात प्रकार की वर्षा होती है। चक्रवात कभी कभी हो जाती है, कुछ हद तक होती है। सबसे ज्यादा वर्षा जो होती है संवहनी वर्षा ही होती है। लेकिन मध्य प्रदेश और भारत में संवहनी वर्षा ज्यादा नहीं होती है। मध्य प्रदेश और पूरे भारत में सबसे ज्यादा जो वर्षा होती है वो होती है पर्वतीय प्रकार की। होता क्या है, जब कोई पर्वत आ जाता है, और इधर से मान लो हवाएं चल रही है, लगातार चल रही, लगातार चल रही है हवाएं, और हवाएं जब चलती है तो टकरा जाती है। टकराती तो आगे नहीं बढ़ रही होती है, क्योंकि बीच में कौन आ गया, एक ऑब्स्टिकल्स आ गया, एक बीच में एक दीवार खड़ी होगी पर्वत की। तो जब भी क्या होती है, हवाएं ऊपर उठना शुरू हो जाती है। जब हवाएं ऊपर उठती है, ऑलरेडी ये मॉइस्चर लेके आ रही है हवाएं कहीं समुद्र से, लेकिन अभी बारिश नहीं करना चाह रही, लेकिन पर्वत की वजह से इनको मजबूरी में ऊपर उठना पड़ता है। और ऊपर उठने की वजह से संघनन हो जाता है। संघनन कैसे हो जाता है, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर कम होता है, कम होगा तो जलवाष्प कायम बदल जाएगी, बूंदों में बदल जाएगी। तो जो जलवाष्प, जो नमी उस हवा ने कैरी किया हुआ है, उस वो जो जलवाष्प उस हवा ने रखा हुआ है, वो धीरे धीरे ऊपर जा करके बूंदों में बदल जाएगा, और कंडेंसेशन होकर बादल बनेंगे और वर्षा होना शुरू हो जाएगी। पर्वत के कारण होने वाली वर्षा को पर्वतीय वर्षा कहते हैं। यही कारण है कि सतपुड़ा, विंध्याचल,
और अरावली पर्वत, 3 पर्वत ऐसे हैं मध्य प्रदेश में जिसकी वजह से संपूर्ण मध्य प्रदेश में वर्षा होती है। और यही कारण है कि हर जगह एक जैसी वर्षा नहीं होती, अलग अलग वर्षा होती है। ठीक है ना। और यही कारण भी रहा होगा कि चेरापूंजी में क्यों ज्यादा वर्षा होती है, वहां पर गारो, खासी, जैंतिया की पहाड़ियां ऐसी इस तरह से जमी हुई है कि उसमें से मानसून बंगाल की खाड़ी का घुस जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता जब तक कि वो बारिश पूरी तरह से ना कर पाए। तो ये समस्या है, ये कॉन्सेप्ट है। समस्या तो नहीं है, कॉन्सेप्ट है। अच्छा कॉन्सेप्ट है, समझ सकते हैं। संवहनी वर्षा क्या होती है? संवहनी वर्षा आपको देखने को मिलेगी विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर संवहनी वर्षा देखने को मिलेगी। संवहनी वर्षा में एक्चुअल में क्या होता है, समुद्र से हवाएं ऊपर उठती हैं क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है। ऊपर उठने के बाद बादल बनते हैं और बारिश कर देती है। नॉर्मल वर्षा कोई संवहनी वर्षा बोलते हैं। नाम क्यों संवहनी वर्षा रखा? क्योंकि जब हवाएं नीचे से ऊपर उठती हैं तो ये जो वर्टिकल हवाएं है ना ऊपर उठ रही, इनको बोलते हैं हम लोग संवहन। हवाओं का गर्म होकर ऊपर उठना, इसको बोलते हैं हम लोग कन्वेक्शन। इसको बोलते हैं संवहन। और संवहन के कारण ही वर्षा हो रही है, इसको इसलिए उसको बोलते हैं संवहनी वर्षा। और ये वर्षा आपको देखने को मिलेगी विषुवत रेखी क्षेत्रों में। मैं ज्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, जल्दी जल्दी इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा समझना है। हो सकता है आपने ज्योग्राफी की क्लास में पूरा पढ़ लिया होगा, फिर भी एक मैं आपको एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे रहा हूँ। संवहन का मतलब होता है ऊपर उठना, और हवाएं जब गर्म होके समुद्र तल से ऊपर उठती है तो उसको बोलते हैं संवहन हो रहा है हवाओं का। और इसी संवहन की वजह से इसको बोलते हैं संवहनी वर्षा। संवहनी वर्षा विषुवत रेखी क्षेत्रों में होती है, ये ध्यान रखना आप। डोल ड्रम रीजन है एक यहाँ पर, 0 से 5 डिग्री के बीच का। और डेली वर्षा होती है यहाँ पर, 4 बजे की वर्षा के नाम से प्रसिद्ध है ये क्षेत्र। 4 बजे यहाँ पर डेली वर्षा हो जाती है, 4 o'clock रेनफॉल के नाम से भी प्रसिद्ध है ये जगह। तो ये ध्यान रखिएगा संवहनी वर्षा। चक्रवाती वर्षा, चक्रवातों के कारण होने वाली वर्षा को बोलते हैं, जो भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में देखने को मिलती है शीत ऋतु के समय में। बाकी ये 60 से 65 डिग्री के बीच में ज्यादा होती है, 60 to 65 डिग्री में शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवातों की वजह से जो वर्षा होती है वो ज्यादा होती है। चक्रवाती वर्षा का एक और नाम इसलिए तो रखा गया, उसका नाम एक और रखा गया है वाताग्री वर्षा, फ्रंटल रेनफॉल। वाताग्री वर्षा इसलिए बोलते हैं। ठीक है। बहुत ज्यादा डेटा होता है इसमें, इसलिए मैं आपको बहुत धीरे से थोड़ा सा हल्का सा समझा रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश में या भारत में जो सबसे ज्यादा वर्षा होती है वो वर्षा होती है पर्वतीय प्रकार की वर्षा। और इसी पर्वतीय प्रकार की वर्षा के कारण भारत का एक हिस्सा अछूता रह जाता है, थार का मरुस्थल। थार के मरुस्थल बनने का कारण अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत एक तरफ से सारी हवाओं को रोक करके वर्षा करवा देता है, जबकि दूसरे तरफ का एरिया, जैसे इधर तो वर्षा करवा दी और इधर वाला एरिया जो है वर्षा विहीन रह जाता है। इसको बोलेंगे हम लोग रेन शेडो जोन, वृष्टि छाया क्षेत्र। और इसी वृष्टि छाया क्षेत्र में बारिश नहीं होती है, न के बराबर। 25 सेंटीमीटर तक भी बारिश होगी तो सूखा पड़ जाएगा। और ये होता है थार के मरुस्थल में। मेरे ख्याल से यहाँ तक चीज समझ में आ गई होगी। तो हम लोग वर्षा ऋतु वाला चीज पढ़ लेते हैं और उसको आप लिखना शुरू करें ताकि वर्षा भी हमारा कंप्लीट हो जाए। तीनों सीजन अब आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो देखिए पढ़ते हैं, इसको समझते हैं। लिखा हुआ है कि राज्य में जून महीने से, मैंने बताया जून महीने में आ जाता है, जून महीने से सितंबर महीने तक वर्षा होती है। जून महीने में 1 जून से लेकर के 5 जून, 7 जून, यानी पहला सप्ताह जून का यहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून आकर के टकराता है। दक्षिण पश्चिम मानसून आकर टकराता है और भारत में, संपूर्ण भारत में वर्षा कर देता है। इसको भी मैं समझाता हूँ, दक्षिण पश्चिम मानसून को भी समझा दूंगा। पहले हम लोग इसको देख लेते हैं। मध्य प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, पूरे भारत में ही होती है। तो जो मध्य प्रदेश में वर्षा का प्रकार है वो भारत के जैसा ही है, सदृश है। इसीलिए अब वो क्वेश्चन आ जाता है कि मध्य प्रदेश को लघु भारत क्यों कहते हैं, क्योंकि ज्यादातर चीजें इसमें भारत में होने वाले के समान ही होती है। जैसे आपको संपूर्ण भारत में जो ट्रेंड पाया जाता है वो आपको बिल्कुल एज इट इज मध्य प्रदेश में दिखेगा। तो शायद यही कारण है कि इसको लघु भारत कहा जाता है। राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून की और मानसून की दोनों शाखा से वर्षा होती है।
देखिए, मालवा का पठार और बघेलखंड क्षेत्र में कुछ जगहों पर अरब सागर की शाखा से भी वर्षा होती है। लेकिन मालवा के पठार में वर्षा देखने को मिलती है अरब सागर में। बाकी पूरे एरिया में ज्यादातर वर्षा भारत, मध्य प्रदेश और भारत में भी बंगाल की खाड़ी से होती है। ठीक है, सबसे अधिक वर्षा इसी से होती है। और सबसे ज्यादा वर्षा अगर देखी जाए तो जुलाई और अगस्त महीने में होती है। इन दोनों महीने में 75 सेंटीमीटर बारिश हो जाती है। जबकि पूरे मध्य प्रदेश की औसत वार्षिक वर्षा कितनी है? 112 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा, जिसमें मावठा भी शामिल है। तो आप देख सकते हैं ना, जुलाई और अगस्त 2 महीने में केवल आपको 75% वर्षा हो जाती है। जबकि औसत वर्षा ही पूरे मध्य प्रदेश की पूरे साल की 112 सेंटीमीटर वर्षा होती है। जबकि मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वर्षा ज्यादा होती है। तो क्या समझने वाली बात है? समझने वाली बात यह है कि मध्य प्रदेश में वर्षा सबसे ज्यादा बंगाल की खाड़ी की शाखा से होती है, जबकि अरब सागर की शाखा भी मध्य प्रदेश में वर्षा करती है, जिसमें मालवा का पठार और बघेलखंड रीजन शामिल है। कुछ हद तक वहां पर वर्षा हो जाती है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों में ये वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह की वर्षा पाई जाती है। ये आपको मैं मैप में दिखा देता हूँ, समझ में शायद आ जाए आपको। थोड़ा सा एक और चीज ये पढ़ लेते हैं, फिर मैप में आ जाते हैं हम लोग इस पे। इससे पहले ये दो तीन पॉइंट और देख लेते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर किसी एक पर्टिकुलर स्थान की बात करें तो आप सबको पता होगा कि पचमढ़ी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। पचमढ़ी में 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, जो कि होशंगाबाद जिले में आता है। इसे मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कहते हैं। अब ये चेरापूंजी प्राचीन नाम हो गया, ध्यान रखना। प्राचीन नाम है ये चेरापूंजी, क्योंकि पहले मौसिम राम से भी पहले सबसे ज्यादा वर्षा, अभी तो मौसिम राम है, मेघालय का मौसिम राम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है आज की तारीख में। मेघालय का मौसिम राम सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र है। लेकिन मौसिम राम से पहले चेरापूंजी वो क्षेत्र हुआ करता था जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती थी। बचपन में कहीं पढ़ा था कि 5वीं क्लास 6ठी क्लास में भी कहीं पढ़ा था कि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो उस समय ये होता था, धीरे धीरे चेंज हुआ कि मौसिम राम में उससे ज्यादा वर्षा हो रही। मौसिम राम के बाद चेरापूंजी ही वो जगह है जहां पर सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो तब से ये मध्य प्रदेश को नाम दिया गया था कि मध्य प्रदेश का चेरापूंजी कौन? वो है आपका पचमढ़ी। लेकिन चेरापूंजी ना बोल करके अगर मौसिम राम भी लिख दिया अगर क्वेश्चन में, तो भी आपका आंसर क्या होगा? पचमढ़ी ही होगा। ठीक है, तो मध्य प्रदेश का पचमढ़ी मध्य प्रदेश का चेरापूंजी या मौसिम राम कहा जाता है। जबकि मध्य प्रदेश में सबसे कम 55 सेंटीमीटर वर्षा होती है भिंड क्षेत्र में। जबकि भिंड क्षेत्र उसी रीजन में पाया जाता है जहां पर औसत से ज्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो औसत से ज्यादा बारिश होती है इन क्षेत्र में, उसके बाद भी यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र मिल जाता है जहां पर कम वर्षा होती है। चौमासा बोलते हैं इसको, ये तो बहुत सामान्य सी बात है। अब वर्षा कहाँ से कहाँ घटती है ये सोचने वाली बात है। सबसे कम वर्षा आपके पश्चिम में होती है, ध्यान रखना। मैप में देख लेते हैं ना, मैप में देख करके ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। ये हमारे वर्षा वाले क्षेत्र बांट दिए गए हैं। ये वर्षा वाले क्षेत्र आपको दिख रहे हैं, औसत से अधिक वर्षा और कम वर्षा वाला क्षेत्र 50 से 75 सेंटीमीटर तक वर्षा पूरे पश्चिमी क्षेत्र में, इसमें मालवा क्षेत्र भी आ गया, यहाँ पर होती है। जबकि भारत के मध्य प्रदेश के ज्यादातर हिस्से में एवरेज रेनफॉल होती है 75 से 100 सेंटीमीटर तक। ये औसत वर्षा होती है पूरे। इसमें आएगा आपका रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बघेलखंड क्षेत्र भी कुछ हद तक आएगा, नर्मदा सोन घाटी, मालवा का प्लेटू का पूर्वी भाग, प्लस मध्य भारत का पठार। पूरा मध्य प्रदेश का एक पूरा एरिया यहाँ पर आ चुका है। और सबसे अधिक वर्षा जो होती है ये इस क्षेत्र में होती है। ये अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है और ये औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। ठीक है, लेकिन देखिए किताबों में कुछ जगह ऐसा लिखा होगा कि पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। मध्य प्रदेश में पूर्वी भाग में सबसे ज्यादा वर्षा होती है, इस वाले रीजन में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। तो एक बार किताब को ढंग से पढ़िएगा तब आपको मिल जाएगा। लेकिन होशंगाबाद वाला जो रीजन है ये सबसे वर्षा वाला क्षेत्र है।
तो मैं इस मैप को ना देखते हुए आपको डेटा लिखवा देता हूँ, ताकि आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा समझने में, क्योंकि मैप में मुझे इसमें कुछ गलतियाँ लगी थी। तो मैं आपको सीधा डेटा दे देता हूँ, डेटा लिख देता हूँ, ताकि आप उसको उतार लें अच्छे से। किताबों से जो डेटा मिला है और जो अच्छा खासा डेटा उसको हम लोग लिख लेते हैं। मध्य प्रदेश को वर्षा की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया है। नंबर 1, अल्प वर्षा वाला क्षेत्र। पहला जो पॉइंट है वो है अल्प वर्षा वाला क्षेत्र। और ये अल्प वर्षा वाला क्षेत्र जो है, इसमें 75 डिग्री तक, यानी 50 से 75 डिग्री तक वर्षा होती है। 75 डिग्री तक, सॉरी 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा। और ये कौन सा भाग है? पश्चिमी एमपी में होती है। पहला पॉइंट आपका हो गया कि अल्प वर्षा वाला क्षेत्र, सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र, पश्चिमी मध्य प्रदेश में 75 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। औसत वर्षा वाला क्षेत्र, तो इंटरनेट से जो मैप मैंने निकाल के कि जो आपको दिखाया था, जो एप मैप आपको दिखाया गया था, वो इंटरनेट के माध्यम से दिखाया गया था। तो किताबों में जो डेटा दिया गया हमारे लिए वो मायने रखता है, इस वजह से मैं आपको डेटा अलग से लिखा रहा हूँ। औसत वर्षा यानी 100 से 75 से 100 सेंटीमीटर वर्षा को हम लोग औसत वर्षा बोलते हैं। 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा को हम लोग एवरेज रेनफॉल बोलते हैं, औसत वर्षा बोलते हैं। और इस औसत वर्षा में जो क्षेत्र आते हैं वो आता है मध्य जिले, मध्य जिलों में होती हैं। मध्य प्रदेश के जो मध्य जिले होते हैं उनमें सब में इस तरह की बारिश होती है। तीसरा वाला पॉइंट जो है वो है औसत से अधिक वर्षा, औसत से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। औसत से अधिक वर्षा यानी 100 से 125 सेंटीमीटर वाला क्षेत्र होता है। जिन क्षेत्रों में 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है उसको हम लोग बोलते हैं औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। और ये आते हैं आपके उत्तरी मध्य प्रदेश, जिसमें ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी आता है। यहीं पर वो जगह भी आती है भिंड, जहां पर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है। नेक्स्ट हो गया आपका अधिक वर्षा वाले क्षेत्र। औसत से अधिक तो हो गया, और ये सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र जो है 4 वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र। 140 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर एवरेज वाला क्षेत्र जो है, ये होता है आपका पूर्वी मध्य प्रदेश। पूर्वी मध्य प्रदेश। इसमें जिले कौन कौन से आते हैं? इसमें जिले आते हैं बालाघाट, मंडला। इसमें जिले आते हैं आपके बालाघाट, मंडला। इसको पूर्वी के बजाय दक्षिण पूर्वी कर सकते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी जिले बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद। ठीक है, दक्षिण पूर्वी जिले आते हैं बालाघाट, मंडला, होशंगाबाद। तो ये आप इन 4 पॉइंट को समझ सकते हैं कि अल्प वर्षा वाले क्षेत्र, औसत वर्षा वाले क्षेत्र, औसत से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र और सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र। जल्दी से इन पॉइंट को नोट कर लीजिए, काम आएंगे, काफी ज्यादा है ये। ठीक है। और नोट डाल के लिख लीजिए, एक चीज नोट डाल के आपको लिखना है। जो बघेलखंड रीजन है, बघेलखंड जो क्षेत्र है, वो अरब सागर प्लस बंगाल की खाड़ी शाखा का मिलन स्थल है।
रीवा वाला जो रीजन है, रीवा आता है उसमें, रीवा के अलावा विंध्य क्षेत्रपुरा। तो ये रीवा वाला जो रीजन है, यहाँ पर बघेलखंड में अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से मिलती है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अरब सागर की शाखा बंगाल की खाड़ी की शाखा से कहाँ मिलती है? बघेलखंड क्षेत्र में मिलती है। एक और चीज यहाँ बन जाती है, 75 डिग्री, 75 सेंटीमीटर जल रेखा, इसको एक नाम दिया गया है, जल विभाजक रेखा, जो पश्चिमी मध्य प्रदेश में सबसे कम होती है ना, 75 सेंटीमीटर से कम। तो उस रेखा को जहां 75 होता है एग्जैक्टली, उसके बाद बढ़ता है 75 से 100, उस रेखा को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। मध्य प्रदेश का आधा भाग विभाजित कर देती है। और इस जल विभाजक रेखा ये कहाँ से गुजरती है? ये जबलपुर और सिवनी जगह है, वहां से पास थ्रू होती है। जबलपुर और सिवनी जगह से पासेस थ्रू। बहुत सारी चीजें इसमें आज हम लोगों ने पढ़ी। तो औसत वर्षा वाला क्षेत्र, कम वर्षा वाला क्षेत्र, औसत से अधिक और सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र, सारे क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। और जो चीजें जानने की वो मैंने आपको बता दी कि 75 सेंटीमीटर को जल विभाजक रेखा कहा जाता है। और ये जल विभाजक रेखा जबलपुर और सिवनी जिलों से गुजरती है। 75 डिग्री सेंटीमीटर सबसे कम वर्षा होती है, पश्चिमी क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है। जबकि पूर्वी और दक्षिण पूर्वी क्षेत्र सर्वाधिक वर्षा वाले क्षेत्र हैं। यहाँ पर वर्षा बहुत ज्यादा मात्रा में होती है, जिसमें पचमढ़ी को तो चेरापूंजी या मौसिम राम भी कहते हैं मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो आज की क्लास हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगली क्लास के लिए मैंने दो प्रश्न आपको दे दिए, मानसून को प्रभावित करने वाले कारक, और दूसरा क्या है? दूसरा है आप